इस वीडियो में आप सीटेट दिसंबर 2019 जिसकी परीक्षा 8 दिसंबर 2019 को कंडक्ट हुई थी उसका हल देखने जा रहे हैं। यह पेपर प्राइमरी लेवल यानी कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के लिए है। आप पहला प्रश्न देखें बाल विकास का। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? यानी कि वह अवधि जिस एज में बच्चा सबसे ज़्यादा भाषा को एडॉप्ट करता है वह होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। तीसरा प्रश्न है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है? तो यह उदाहरण है जेंडर पक्षपात का, यानी पर्टिकुलर किसी एक जेंडर पर ज़्यादा फोकस करना और दूसरे जेंडर पर कम फोकस कर पाना। यह जेंडर पक्षपात यानी तीसरे का ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। चौथा प्रश्न है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? जेंडर रूढ़िवादिता का मतलब ये होता है कि आपके जेंडर के आधार पर, यानी कि आप लड़की हैं या फिर लड़का हैं, पहले से समाज के द्वारा आप पर कुछ कार्य थोप दिए जाते हैं। जैसे कि अगर कोई लड़की है तो वहीं घर का कार्य करेगी और लड़का है तो वो बाहर का कार्य करेगा। ये रूढ़िवादिता है, पहले से नियम कानून चले आ रहे हैं समाज के द्वारा जो आप पर थोपे गए हैं और इसी को कम करने की बात हो रही है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिए, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, यानी कि जो इश्यूज हैं हमको उस पर बात करना चाहिए। ये थोड़ा ठीक लग रहा है। आगे के ऑप्शन और देख लेते हैं। जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, यानी कि जो पहले रूढ़िवादिता है जेंडर विशिष्ट, यानी कि लड़की है तो ये कार्य करेगी और लड़का है तो ये कार्य करेगा, उसके बारे में बात की जा रही है कि उसको महत्व देना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर जेंडर रूढ़िवादिता को कम करना है तो आपको इन सभी चीज़ों से बचना चाहिए। दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा है जेंडर पृथक समूह बनाना, यानी कि हम बार बार लड़की और लड़के को एहसास दिला रहे हैं अलग अलग समूह बना करके कि आप पर्टिकुलर इस जेंडर से हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। चौथा है जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना, ये भी एक गलत व्यवस्था है। हमको जेंडर को बिल्कुल खत्म करना है, रूढ़िवादिता को खत्म करना है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। यानी कि पहला ऑप्शन जेंडर पक्षपात के बारे में चर्चा, जो इश्यूज हैं उस मेन टॉपिक पर हम लोग बात करके इस रूढ़िवादिता को खत्म कर सकते हैं, यानी कि चौथे का ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? तो इसका सही उत्तर होगा लेव वाइगोत्स्की, यानी ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? तो जो लड़की है 5 वर्षीय नजमा, वह स्वयं से बातें कर रही है, यानी कि ये पहला ऑप्शन देखिए व्यक्तिगत वार्ता, ये सही हो सकता है। अगला ऑप्शन देखिए जोर से बोलना, ये गलत है क्योंकि वह खुद से बात कर रही है, वो जोर से नहीं बोल रही है, वह खुद से बात कर रही है कि ये वाला नहीं दूसरे वाला। आगे देखिए पाड़ या फिर ढांचा। पाड़ का मतलब ये होता है कि जब किसी पर्टिकुलर समस्या में कोई पर्टिकुलर छात्र फंस गया है तो उसको थोड़े समय के लिए उसी समस्या को हल करने के लिए उसकी हेल्प की जाती है, तो ये ऑप्शन गलत लग रहा है। चौथा ऑप्शन है आत्म केंद्रित वार्ता। जब इसको आप अंग्रेजी में देखेंगे तो ये होता है ईगो सेंट्रिक स्पीच। दोस्तों यहाँ पर ईगो सेंट्रिक स्पीच की बात नहीं हो रही है, बल्कि वह लड़की खुद से बातें कर रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 व्यक्तिगत वार्ता सबसे सही उत्तर लग रहा है, यानी छठे का ऑप्शन नंबर 1 व्यक्तिगत वार्ता सही उत्तर होगा। सातवां प्रश्न है, बच्चों को संकेत देना, आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? अभी जस्ट मैंने पिछले प्रश्न में बात की कि जब किसी पर्टिकुलर समस्या में सहयोग की जरूरत होती है तो वहीं कुछ समय के लिए, जैसे उदाहरण के तौर पर आप समझिए, जब बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो वह किसी की सहयोग लेता है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ही वह उसकी सहयोग करेगा। जब वह साइकिल चलाना सीख लेगा तो वह उसके पीछे पीछे हमेशा के लिए नहीं जाएगा, यानी कि वह पर्टिकुलर कुछ समय के लिए आवश्यकता पड़ने पर वह उसका सहयोग दे रहा है, और इसको हम लोग बोलते हैं पाड़ या फिर ढांचा। यहां पर देखिए सातवें का ऑप्शन नंबर 4 पाड़ या फिर ढांचा इसका सही उत्तर होगा। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर 2 संरक्षण कक्षा समावेशन इसका सही उत्तर होगा। नौवां प्रश्न है,
बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 स्कीमा। 10वां प्रश्न है आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, यानी कि कौन बच्चा प्रथम आया है, कौन द्वितीय आया है, ये शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता है। शिक्षा का उद्देश्य अभ्यर्थियों का सतत विकास करना होता है, यानी कि सिर्फ श्रेणी निर्धारित करना नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता एवं भ्रांतियों को समझना। ये थोड़ा ठीक लग रहा है कि बच्चे कहाँ पर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या फिर उनमें क्या कुछ भ्रांतियां बनी हुई हैं, उनको हम लोग समझ करके उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। यानी दूसरा ऑप्शन थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड रैंकिंग प्रोवाइड करना। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ रैंकिंग प्रोवाइड करना नहीं है, मैंने पहले ही बात करी। चौथा ऑप्शन है रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या फिर अनुत्तीर्ण अंकित करना। दोस्तों ये भी शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य नहीं होता है कि हमको फेल और पास डिसाइड नहीं करना है, हमको उसका सर्वांगीण विकास करना है। ये होता है शिक्षा का प्रथम उद्देश्य। तो यानी कि दूसरा ऑप्शन संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता और भ्रांतियों को समझना सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? पहला ऑप्शन है बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि जन्म के बाद जब बालक समाज में आता है तो उसके बाद से इन्वायरमेंट के हिसाब से क्रिएटिविटी उसमें डेवलप की जा सकती है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा, बुद्धि मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर सटीक वर्ड लिखा है, जिसकी वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि बुद्धि को निश्चित तौर पे हम लोग परीक्षणों के माध्यम से नाप सकते हैं, आईक्यू लेवल जो नापने की फार्मूला दिया गया था उसके आधार पर, लेकिन ये सटीक नहीं होता है। जैसे कि सटीक का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि अगर मैं किसी दूरी को नापने की बात करूँ तो एग्जैक्ट आप बता सकते हैं कि कितना किलोमीटर कितना मीटर है, लेकिन आप बुद्धि को एग्जैक्ट नहीं नाप सकते, बिल्कुल सटीक नहीं बता सकते। तो दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा, बुद्धि एकात्मक कारक तथा एकाकी विशेषक है, यानी कि बुद्धि जो है सिर्फ एक फैक्टर पर डिपेंड करता है। ये ऑप्शन गलत हो गया। चौथा ऑप्शन है बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का समूह है। ये चौथा ऑप्शन सही है, यानी 11वें का ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। 12वां प्रश्न है रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? यहाँ पर देखिए मौलिक के बारे में बात की जा रही है, यानी कि जो भी उसके पास आइडियाज आ रहे हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, वह सभी यूनिक हैं, नए कॉन्सेप्ट हैं। तो यहाँ पर नए कॉन्सेप्ट और यूनिक कॉन्सेप्ट की जब बात होती है तो सृजनात्मकता का कॉन्सेप्ट सामने आता है, यानी कि किस तरीके से नए नए विचार आपके मन में आ रहे हैं या सृजनात्मकता का प्रदर्शन किया जाता है। यानी कि 12वें का ऑप्शन नंबर 1 सृजनात्मक विचारक सही उत्तर होगा। 13वां प्रश्न है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक क्या करना चाहिए? यहाँ पर देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की जा रही है, यानी समावेशी शिक्षा के बारे में। जो बच्चा मुख्य धारा से संबंधित नहीं है यानी वंचित समूह से है, उसको हम लोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से किस प्रकार से जोड़ सकते हैं उसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर कोई वंचित समूह से है तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग उसको समावेशन करके मुख्य धारा से जोड़ सकें, यानी पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए। ये भी ऑप्शन गलत है। आपको अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है या फिर वह मुख्य धारा से सम्मिलित नहीं है तो आपको उस पर फोकस करके उसको मुख्य धारा में लाना है, ना कि उसको वैसे ही छोड़ देना है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा, इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, यानी कि आप कहेंगे कि छोड़ दीजिए, जैसे भी बच्चा है उसको छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि आरटीई एक्ट और एनसीएफ 2005 ये सभी एक तरीके से फोकस करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन पर। तो आप अपनी अपेक्षाओं को कम नहीं करेंगे बल्कि उनको मुख्य धारा में शामिल करने की कोशिश करेंगे। चौथा ऑप्शन है आपके शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। ये ऑप्शन सही है होगा 13वें का ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि अगर बच्चा वंचित समूह से है और उसकी सहभागिता कम होती जा रही है आपकी कक्षा में, तो यह आपकी हो सकता है कि शिक्षण पद्धति सही नहीं है, हो सकता है कि आप सही तरीके से उसको गाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको अपने शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए और किस तरीके से हम लोग नए तरीके ढूंढने चाहिए कि हम उनकी सहभागिता को किस प्रकार से कक्षा में बढ़ा सकते हैं।
14वां प्रश्न था, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए। यहाँ पर देखिए, समावेशी कक्षा का मतलब उसमें विशिष्ट बालक भी होंगे, सामान्य बालक भी होंगे। विशिष्ट बालक का मतलब जो सामान्य नहीं है उसको विशिष्ट बोलेंगे। उसमें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सभी प्रकार से अक्षम बालक भी शामिल होंगे। यानी कि यहाँ पर बात ये हो रही है कि विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए, तैयार करना चाहिए या फिर नहीं। यानी कि पर्टिकुलर किस बंदे को, किस छात्र को क्या समस्या आ रही है उसके बारे में हम लोग को तैयारी करनी चाहिए या फिर नहीं। या पहला ऑप्शन गलत हो गया, ये तैयारी नहीं करनी चाहिए, ये गलत है, तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, अगला ऑप्शन है कभी कभी तैयारी करनी चाहिए। नहीं, हमेशा आपको तैयार रहना चाहिए कि कौन से प्रॉब्लम अभ्यर्थी फेस कर रहे हैं, सामान्य बालक हैं या फिर विशिष्ट बालक हैं, उनके द्वारा क्या कुछ परेशानियां आ रही हैं, आपको उन पर फोकस करना होगा। तो यानी दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, ये ऑप्शन सही लग रहा है। चौथा, तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए, ये ऑप्शन गलत है चौथा। यानी 14 का ऑप्शन नंबर 3, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, सही उत्तर होगा। 15वां प्रश्न पूछा गया था, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण है। यहाँ पर देखिए, पठन वैफल्य को अंग्रेजी में बोलते हैं डिसलेक्सिया बोलते हैं। ठीक है, यानी पढ़ने में अक्षमता जो होती है उसको बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, प्राथमिक लक्षण क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, इसका सही उत्तर होगा। 15वें का ऑप्शन नंबर 3, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। 16वां प्रश्न था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में किस पर आधारित है। पहला है व्यवहारवादी सिद्धांत, ये ऑप्शन गलत है। दूसरा है अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिव्यक्ति, ये आप जो आरटीई एक्ट 2009 है जिसमें 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है, उसमें बच्चे के प्रति आप सहानुभूति नहीं दिखा रहे हैं, मर्सी नहीं दिखा रहे हैं, वह उसका अधिकार है। क्योंकि कानून बना करके उसको संवैधानिक तरीके से अधिकार दे दिया गया है कि आप 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को कानूनी हक है कि वह शिक्षा अनिवार्य और मुफ्त रूप में प्रदान किया जाए। उसको आप सहानुभूति या फिर कोई भी दया उस पर नहीं दिखा रहे हैं, दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, ये ऑप्शन सही लग रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये उनका अधिकार है, तीसरा ऑप्शन सही लग रहा है। चौथा बात कर लेते हैं, मुख्यतः व्यवसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लिखा गया है व्यवसायिक शिक्षा। यहाँ पर जब आरटीई एक्ट की बात होती है तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों की बात होती है, यानी कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक के बालकों की, और वहाँ पर व्यावसायिक शिक्षा नहीं दी जा रही है, वहाँ पर बेसिक टीचिंग होती है, वहाँ पर व्यावसायिक शिक्षा की बात नहीं होती है। तो ये ऑप्शन थोड़ा गलत लग रहा है, यानी कि 16वें का ऑप्शन नंबर 3, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, इसका सही उत्तर होगा। क्योंकि आरटीई एक्ट 6 से 14 वर्ष के बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करती है। 17वां प्रश्न है, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, यहाँ पर देखिए किसी कॉन्सेप्ट को सिखाने की बात की जा रही है, यानी लर्निंग की बात हो रही है। लर्निंग किस प्रकार से की जा सकती है, पहला ऑप्शन है यंत्रवत याद करने पर आधारित है। आप किसी कॉन्सेप्ट को बच्चे को बार बार रटवा करके उसको नहीं समझा सकते, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट उसके माइंड में फिट करना होगा, ना कि उसको रटने पर फोकस करना होगा। पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा, प्रबलन पर केंद्रित, यानी कि बार बार आप उसको शाबाशी या फिर कुछ इनाम या फिर दंड नहीं दे सकते किसी कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए। इससे बच्चा क्या होगा कि बार बार एक तरीके से सेंट्रिक हो जाएगा कि वह इनाम के लिए ही बस अधिगम करेगा या फिर दंड से बचने के लिए ही अधिगम करेगा, जबकि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे की खुद की रुचि होनी चाहिए पढ़ाई में, यानी कि प्रबलन भी एक तरीके से गलत लग रहा है। तीसरा ऑप्शन है अनुबंधन द्वारा अर्जित, इसको थोड़ा अंग्रेजी में देख लेते हैं ताकि आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक्वायर थ्रू कंडीशनिंग, यानी कि ये भी ऑप्शन गलत लग रहा है, कंडीशन पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। अगला ऑप्शन है अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित, और अंग्रेजी में इसको देखेंगे फोकस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, ये ऑप्शन सबसे सही है। यानी कि किसी कॉन्सेप्ट का अर्थ बता करके आप उस पर फोकस करेंगे कि इसको वह अधिगम करे, यानी कि किसी कॉन्सेप्ट को जब आप सिखाएंगे तो उसके बारे में डिटेल में उसको बताएंगे, उसका अर्थ बताएंगे, मीनिंग मेकिंग करेंगे और उस पर फोकस करेंगे कि अब बच्चा अधिगम करे, और वही सबसे फेवरेबल कंडीशन होता है बच्चों के लिए कि वह अधिगम कर पाएगा। यानी कि 17वें का ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। बात करेंगे 18वें प्रश्न की, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। यहाँ पर देखिए सहजानुभूत सिद्धांत के बारे में बात की जा रही है, यानी कि बच्चे के माइंड में जो पहले से कॉन्सेप्ट बने हुए हैं उन कॉन्सेप्ट को
किस प्रकार से हम लोग बदल सकते हैं। यहाँ पर देखिए फिर से प्रश्न पढ़ लेते हैं। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। यानी कि अगर कोई अवधारणा बनी हुई है बच्चे के माइंड में और वो गलत है तो आपको क्या करके उसको बदलना होगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिए, बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। नहीं, अगर गलत कॉन्सेप्ट उसके माइंड में बना हुआ है तो आप उसको इग्नोर नहीं करेंगे बल्कि उसको सही करने की कोशिश करेंगे, यानी पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा, बच्चों को दंडित करना चाहिए। देखिए आरटीई एक्ट हुआ या फिर एनसीएफ 2005 हुआ, इसमें बच्चे को दंडित करने का बिल्कुल भी प्रावधान नहीं है, यानी कि जहां पर भी दंड ऑप्शन आ गया वो आपको देख कर ही ऑप्शन गलत कर देना है। दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा, बार बार याद करने के लिए एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए, यानी कि आपको बार बार रटने पर फोकस कर रहे हैं, जबकि शिक्षा रटने पर फोकस नहीं है, वह मीनिंग मेकिंग होनी चाहिए कि किस प्रकार से आप उसका अर्थ बता करके बच्चों को उत्साहित कर रहे हैं कि वह उसको सीख सके। यानी कि तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया, आपको रटने पर फोकस नहीं करना है। चौथा ऑप्शन है प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए। यानी कि बच्चे के माइंड में अगर किसी कॉन्सेप्ट को लेकर के गलत धारणा है तो आप उसके प्रतिकूल यानी कि उसके उलट प्रमाण दीजिए कि जो सही कॉन्सेप्ट है उसके सपोर्टिंग में कोई प्रमाण दीजिए कि नहीं ये ऐसा होता है, और उनको उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करिए और उनके माइंड में जो गलत अवधारणा बनी है वो निकल करके आपके द्वारा जो उदाहरण के माध्यम से समझाया जाएगा वो उस स्थान पर फिट हो जाएगा। यानी कि ये ऑप्शन सबसे सही है। आप उदाहरण के तौर पर उनके कॉन्सेप्ट को गलत साबित करते हुए उनको सीखने के लिए प्रेरित करेंगे। 18वें का ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। 19वां प्रश्न है छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। पहला ऑप्शन है केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना। दूसरा, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। तीसरा, यंत्रवद याद करना। चौथा, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना एवं वर्गीकृत करना। जब हम लोग छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की बात करते हैं यानी कि केंद्र में छात्र है, ठीक है, और इसका अर्थ ये होता है कि हम लोग बच्चे को पूरा फोकस करेंगे कि वह किस प्रकार से सीख रहा है, यानी कि उसके अनुभवों को हम लोग प्रमुखता देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए तीसरा ऑप्शन देखते ही आपको गलत कर देना है। आपको शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि बार बार आप उसको रटा करके उसको याद कराएं। तीसरा ऑप्शन गलत हो गया। आपको सिर्फ पुस्तकों पर फोकस नहीं करना है। आपका शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि बस उसके सिलेबस में जो बातें लिखी गई हैं उसको आपको रटवाना है। नहीं, शिक्षा का मतलब सतत विकास है। आपको पुस्तक पर कम फोकस करना है बल्कि बच्चों के अनुभवों को ज़्यादा प्रमुखता देना है कि वह किस प्रकार से सीख रहे हैं। और चौथा है योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना। नहीं, ये भी गलत है। एक तरीके से आप लेबलिंग कर रहे हैं या फिर वर्गीकृत कर रहे हैं कि बच्चा फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, इस प्रकार से आप रैंकिंग की बात करते हैं। नहीं, शिक्षा का उद्देश्य ये भी नहीं है। यानी कि जो छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र है वह बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देता है। 19 का ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा। 20वां प्रश्न है संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से, यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है पूर्णतया अलग है। थोड़ा समझ लेते हैं। संवेग का मतलब होता है इमोशन और संज्ञान का मतलब कि किस प्रकार से आप चीज़ों को एक्वायर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप देखेंगे कि जब आप गुस्से में होते हैं, ठीक है, तो आपके सोचने समझने की शक्ति थोड़ी क्षीण हो जाती है। और जब आप थोड़ा इमोशनल होते हैं जैसे कि उदास हैं तो उस समय भी आप अच्छे से किसी मुद्दे पर नहीं सोच पाते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि पूर्णतया अलग है, वह एक दूसरे से इंटर रिलेट कर रहा है। और दूसरा ऑप्शन स्वतंत्र, ये भी गलत होगा। तीसरा सन्निहित है, यानी कि जो संवेग है और संज्ञान है ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। जब आप किसी बात को सोच रहे हैं और अच्छे मूड में हैं तो वहाँ पर इमोशन भी है और आप उसको अच्छे तरीके से संज्ञान में ला भी पा रहे हैं, यानी कि दोनों बातें एक दूसरे पर इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सन्निहित सही उत्तर होगा। 20वें का ऑप्शन नंबर 3। बात करते हैं 21वें प्रश्न की। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। यहाँ पर स्मरण, आप किसी चीज़ को याद नहीं कर सकते। सिद्धांत आप जितने भी आप कक्षा 1 से अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं आपको वो याद नहीं होगा, आपको समझना होगा। स्मरण की प्रक्रिया नहीं है अधिगम, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा अधिगम यंत्रवद याद करने की प्रक्रिया, ये भी गलत हो गया। आपको किसी चीज़ पर रटने पर फोकस नहीं करना है। तीसरा अधिगम आवृत्तीय संबंध के व्यवहारों का अनुबंधन है, ये थोड़ा हो सकता है, लेकिन एक बार चौथा देख लेते हैं। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है, ये सबसे सटीक उत्तर है। और आपको सीटेट की परीक्षा में सबसे फेवरेबल ऑप्शन के साथ जाना होता है, यानी कि 21वें का ऑप्शन नंबर 4 अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया, ये सही उत्तर होगा।
22वां प्रश्न पूछा गया था, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं। यानी कि जब आप किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ा रहे हैं तो आप एग्जाम्पल्स के थ्रू उनको समझा रहे हैं, तो इसका उदाहरण क्या, इसका परिणाम क्या होता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है। नहीं, जब आप एग्जाम्पल दे रहे हैं तो वो भ्रांति कहाँ उत्पन्न कर रहा है, वो तो सही ऑप्शन है, यानी कि दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। आप जब भी एग्जाम्पल देते हैं तो वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, यानी भ्रांति उत्पन्न नहीं कर रहा है, दूसरा गलत हो गया। तीसरा देखिए, यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। यानी कि जब आप एग्जाम्पल देते हैं तो बच्चा उसको अवधारणाओं को समझ नहीं पा रहा है, यानी कि अवधारणाओं की समझ में अभाव कर रहा है। नहीं, ये भी गलत है, जब आप एग्जाम्पल देंगे तो बच्चा और अच्छी तरीके से सीखेगा, ये भी गलत हो गया। चौथा है, यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्य विधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है, ये भी गलत हो गया। यानी 22वें का ऑप्शन नंबर 1 अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है, सही उत्तर होगा। 23वां प्रश्न है, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर री की बात हो रही है, यानी पुनर्बलन की। जब बच्चा अच्छा करता है तो उसको हम लोग पुरस्कार देते हैं, और जब कुछ गलत कर रहा है तो हम लोग उसको दंड दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले दंड वाला जो भाग है उसको तो हम लोग को ऑप्शन के साथ जाना ही नहीं है, क्योंकि एनसीएफ हो या फिर आरटीई एक्ट 2009 हो, यहाँ पर दंड का प्रावधान बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा कि जब हम लोग बार बार किसी बात के लिए उनको पुरस्कार देंगे या फिर शाबाशी देंगे, तो इससे क्या होता है कि बच्चा, जब आप दंड देंगे तो वह दंड से बचने के लिए ही एक तरीके से गलत कॉन्सेप्ट आपके मन में आ जाएंगी, और बच्चे की जो रुचि होती है वह धीरे धीरे पढ़ाई के प्रति कम होती जाती है, ठीक है। वह बच्चा सिर्फ दंड से बचने के लिए ही पढ़ाई पर फोकस करता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे की खुद की रुचि होनी चाहिए कि वह किसी चीज़ को सीखे, तो दंड वाला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि जब हम बार बार किसी चीज़ के लिए पुरस्कार देंगे तो अभ्यर्थी ये होगा, जो क्लास में जो सबसे अच्छा बच्चा होगा वह बार बार निश्चित तौर पर पुरस्कार जीतेगा, क्योंकि वो बार बार सही उत्तर देगा। लेकिन इससे जो कमज़ोर बच्चे होंगे उनके मन में एक तरीके से देखेंगे कि गलत धारणा जा रही है कि बार बार वही बच्चा सीख रहा है, तो वो रुचि कम लेगा। वह ये बार बार सोचेगा कि जब वो सही उत्तर देगा तो वो इनाम जीत जाएगा, तो मुझे इस पर फोकस क्यों करना चाहिए, इनाम जब उसी को जीतना है। तो इससे वो अपने मन में ये सेट कर लेगा कि हमको नई चीज़ें नहीं सीखनी है, क्योंकि इनाम तो वहीं बार बार जीत रहा है। तो इन सभी धारणाओं से हमको बचना है, और इनाम और दंड का प्रयोग बार बार करने से बच्चे में जो होता है वह स्वाभाविक अभिरुचि, शिक्षा के प्रति, अधिगम के प्रति स्वाभाविक अभिरुचि और जिज्ञासा कम हो जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है, सही उत्तर होगा। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। यानी कि सीखने की प्रक्रिया में कौन सा इसमें से सबसे अधिक प्रभावशाली है। पहला है शारीरिक दंड, शारीरिक दंड आपको बिल्कुल भी नहीं देना है, ठीक है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, यानी कि सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, यानी कि एक इन्वायरमेंट की बात की जा रही है जो कि कोऑपरेटिव हो, यानी कि सहयोग किया जाए बच्चे के साथ, ये ऑप्शन सही लग रहा है। तीसरा है सतत एवं समग्र मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन का ये होता है कि आपको सिर्फ परीक्षा के आधार पर ही मूल्यांकन नहीं करना है, क्लास में बच्चा किस तरीके से आपके प्रश्नों का जवाब दे रहा है या फिर अन्य करिकुलम में वह किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहा है, प्रत्येक स्टेप पर उसका मूल्यांकन हो, यहाँ पर ये भी ऑप्शन सही है। चौथा है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, निरंतर यानी कॉन्टिन्यूअसली हम उसकी तुलना किसी अन्य छात्र से कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए क्लास का कोई टॉपर है और कोई पढ़ने में कमज़ोर है, तो बार बार हम उसकी तुलना उससे नहीं कर सकते, इस तरीके से उसके मन में ही एक तरीके से हीन भावना आ जाएगी अपने प्रति, तो हम लोग बार बार किसी को किसी से तुलना नहीं कर सकते मूल्यांकन के संदर्भ में। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 सबसे सटीक उत्तर है 24वें का, और ये देखेंगे आप ऑप्शन नंबर 2 में दूसरा और तीसरा ऑप्शन दिया गया, यानी कि 24 का दूसरा ऑप्शन सही उत्तर होगा। 25वां प्रश्न है, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। यानी कि कोई कॉन्सेप्ट थोड़ा टिपिकल है तो उसको हम लोग किस प्रकार से बच्चों को समझा सकते हैं। पहला है व्याख्यान देकर, नहीं, यहाँ पर जब प्राइमरी लेवल की बात होती है तो यहाँ पर व्याख्यान ऊंचे कक्षाओं में फ़ायदेमंद तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बच्चों के लिए व्याख्यान उतना इफेक्टिव नहीं होता है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा, प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, यानी कि हर कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हम लोग प्रतियोगिता का सहारा नहीं ले सकते कि मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट कठिन है तो दो बच्चों के बीच हम लोग प्रतियोगिता कर दें, नहीं, ऐसा नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा है बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, यानी कि
यांत्रिक अभ्यास बार बार हम लोग उसको प्रैक्टिस करा रहे हैं, यानी कि हम लोग एक तरीके से उसको फोर्स कर रहे हैं कि आप उसको याद कर लीजिए। हम उसको समझा नहीं रहे हैं, बार बार उसको फोर्स कर रहे हैं कि उसका प्रैक्टिस आप बार बार करिए। तो ये भी ऑप्शन गलत है। चौथा है अन्वेषण एवं परिचर्चा के अवसर उपलब्ध करा करके, यानी कि हम उसको एक इन्वायरमेंट दे रहे हैं ताकि वह उस कॉन्सेप्ट पर वह चर्चा कर सके और अपने डाउट्स को क्लियर कर सके। यहाँ पर जो अन्वेषण का अंग्रेजी होता है वह एक्सप्लोरेशन होता है, यानी कि ये वाला चौथा ऑप्शन सबसे सटीक है। हम उसको अवसर दे रहे हैं कि अपने कॉन्सेप्ट को वो क्लियर करे और जहां पर उसको डाउट है वह आपसे पूछ सकता है। तो ये 25वें का चौथा ऑप्शन सबसे सटीक उत्तर होगा। 26वां प्रश्न है, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? पहला ऑप्शन है प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार दे करके। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि जब भी किसी नए कॉन्सेप्ट को सीखने की बात होगी तो बच्चा बार बार ये डिमांड करेगा कि आप इसके लिए कोई पुरस्कार रखिए तब मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। ये ऑप्शन गलत है। शिक्षा का अर्थ ये नहीं होता है कि आप बच्चे को भौतिकवादिता की तरफ मोड़े, बल्कि सतत मूल्यांकन और लगातार उसकी शिक्षा में बढ़ोतरी करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक है, आगे देखें। केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल एवं महत्व देकर, यह भी ऑप्शन गलत है। तीसरा, गलत उत्तरों का अस्वीकार करके एवं दंडित करके, जहां पर दंडित वर्ड आ गया उस ऑप्शन को आपको देखते ही गलत कर देना है। तीसरा ऑप्शन नहीं हो सकता। चौथा, बच्चों को सहानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके, ये ऑप्शन सबसे सटीक है, यानी कि 26वें का ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित अवधि में किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होती है? शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। शैशवावस्था आपका 0 वर्ष से शुरू हो जाता है और यही जो सबसे क्रूशियल टाइम होता है जिसमें बच्चे की शारीरिक वृद्धि सबसे तेज होती है। बच्चा सबसे ज़्यादा शारीरिक रूप से तेजी से वृद्धि करता है, यानी कि 27वें का ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। 28वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? आपको ध्यान देना है, नहीं पूछा जा रहा। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया गया था विकास जीवन पर्यंत होता है। ये बात बिल्कुल सही है। जीवन पर्यंत यानी लाइफ टाइम आप में विकास होता रहता है, यानी कि प्रश्न में नहीं पूछा है, यानी पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है विकास परिवर्त्य होता है। ठीक है, यानी मॉडिफाइबल होता है। ठीक है, ये ऑप्शन गलत लग रहा है, क्योंकि विकास अगर आपका मान लीजिए आपकी हाइट 5 फीट हो गई तो अब आप रिवर्स नहीं आएंगे, 4 फीट आपकी हाइट नहीं हो सकती। तो विकास परिवर्त्य होता है, ये भी सटीक बिल्कुल नहीं लग रहा है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखते हैं, विकास आनुवांशिक एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। ये बात सही है, क्योंकि आपके आनुवांशिक गुणों के आधार पर और आपको कौन सा इन्वायरमेंट मिल रहा है उस पर आपका विकास निर्भर करता है। और चौथा, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। यहाँ पर देखिए, विकास जो होता है वह सार्वभौमिक होता है, यानी कि यूनिवर्सल है। आज अगर मैं भारत की बात कर रहा हूँ या फिर बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ या फिर चाइना की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो शैशवावस्था में या फिर बाल्यावस्था में बच्चे का जिस प्रकार से विकास होता है, दूसरे देशों में भी उसी प्रकार से बच्चे का विकास होगा। ठीक है, यानी कि विकास जो है वह यूनिवर्सल है, सभी देशों में बच्चों का विकास एक तरीके से हो रहा है। ये बात सही है। आगे देखिए, सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि आप किस प्रकार से इन्वायरमेंट में है या फिर आपको कौन सा कल्चरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, आपका विकास उस पर निर्भर करता है। यानी कि आप देखेंगे चौथा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये ऑप्शन गलत था और प्रश्न में नहीं पूछा था, यानी कि 28वें का ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। बात करेंगे 29वें प्रश्न की, व्यक्तिक भिन्नताओं का प्राथमिक कारण है। व्यक्तिक भिन्नता मीन्स आप एक दूसरे से कैसे भिन्न हो रहे हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक संकेत, यानी आपसे बोला जा रहा है कि सिर्फ आनुवांशिक कारण ही है एक दूसरे से भिन्न होने के। ऐसा नहीं है। आप देखेंगे इंडिया के लोग हाइट में लंबे हैं, लेकिन नेपाल में लोग हाइट में कम होते हैं इंडिया से। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इन्वायरमेंट ऐसा है, वहाँ पर उनको ऐसा पर्यावरण मिला हुआ है जिससे सभी अभ्यर्थियों की हाइट थोड़ी कम रह जाती है। ठीक है, दूसरा देखिए जन्मजात विशेषताएं, यानी कि जन्म के समय जो आपकी अंदर क्वालिटीज है उससे आप एक दूसरे से भिन्न हो रहे हैं, ये भी ऑप्शन गलत है। तीसरा, पर्यावरणीय प्रभाव, यानी कि सिर्फ इन्वायरमेंट ही आपके व्यक्तिक भिन्नता का कारण नहीं है, आपके माता पिता से आपको क्या गुण मिले हैं वो भी डिपेंड करता है। चौथा है आनुवांशिक एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया के द्वारा। ये ऑप्शन सबसे सटीक है, क्योंकि जो व्यक्तिक भिन्नता होती है वह आपके आनुवांशिक लक्षण और आपके किस इन्वायरमेंट में आपका पोषण होना है वह दोनों के गुणनफल के बराबर होती है, यानी कि 29 का ऑप्शन नंबर 4 सटीक उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा
द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। जैसे कि समाजीकरण बच्चा कब होता है? प्राथमिक की मैं बात करूं तो सबसे पहले जब वो माँ के गर्भ से निकलता है तो परिवार में ही वह सबसे पहले समाजीकरण का अनुभव करता है, यानी परिवार जो है वह प्राथमिक समाजीकरण का एक उदाहरण है। इसके अलावा जो भी होगा वह द्वितीयक में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए परिवार एवं पास पड़ोस, यहाँ पर द्वितीयक की बात की जा रही है और परिवार दिया गया है, यानी ये ऑप्शन आपको गलत कर देना है। पहला ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि परिवार प्राथमिक होता है। ठीक है, दूसरा है परिवार एवं मीडिया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा है विद्यालय एवं मीडिया, ये ऑप्शन सही हो सकता है क्योंकि जब परिवार से निकल करके विद्यालय में बच्चा जाता है तो वह द्वितीयक हो जाता है। ठीक है, द्वितीयक समाजीकरण होता है उसका। तीसरा ऑप्शन सही हो सकता है। चौथा एक बार देख लेते हैं, मीडिया एवं पास पड़ोस। यहाँ पर मीडिया एवं पास, आपका ये उदाहरण हो सकता है कि पास पड़ोस भी तो परिवार से अलग है, लेकिन आपको थोड़ा आप देखेंगे कि परिवार से सटे हुए ही पास पड़ोस है। ठीक है, तो इस वजह से आपको फेवरेबल आंसर के साथ जाना है। यहाँ पर विद्यालय और मीडिया जो है वह बिल्कुल ही अलग है परिवार से। पास पड़ोस जो है आपका परिवार है, उसके बगल में जो अगर आपके रिलेटिव्स भी रहते हैं तो वो भी पास पड़ोस में आएंगे, यानी कि देखेंगे कि वह एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में परिवार का ही हिस्सा हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे फेवरेबल जो कॉन्सेप्ट है वह तीसरा ऑप्शन है, विद्यालय एवं मीडिया द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। दोस्तों ये बाल विकास का पूरा यहाँ पर कवर होता है। आपको अगर अन्य सब्जेक्ट्स के पेपर को देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।